एडजी पर वापस स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कामली और कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन तुम सिर्फ सुनकर भी पूरे फ्लो को फॉलो कर सकते हो। एक क्विक क्लासरूम मोमेंट सोचो। एलिफेंट से बेबी एलिफेंट ही क्यों पैदा होता है? और सिबलिंग्स एक जैसे होते हुए भी बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों नहीं होते? आज हम जेनेटिक्स का यही सेंट्रल पजल समझेंगे। मेंडल के पीआई प्लांट एक्सपेरिमेंट्स से लेकर म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक हर आइडिया को क्वेश्चंस और एग्जाम क्लूज के साथ जोड़ेंगे। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मीनिंग, फिर मेंडल की मेथड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके रेशियोज। उसके बाद डोमिनेंस के एक्सेप्शंस, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्रोमोसोमल थियरी, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस और डिसऑर्डर्स। बीच में तुम खुद प्रिडिक्शंस करोगे, क्योंकि सिर्फ आंसर सुनना नहीं, आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जेनेटिक्स किसका साइंटिफिक स्टडी है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? जेनेटिक्स वह ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेड्स के इनहेरिटेंस और ऑफस्प्रिंग में दिखाई देने वाली वेरिएशन का अध्ययन करती है। यानी रिजेम्बलेंस और डिफरेंस दोनों इसी चैप्टर के सेंटर में है। एग्जाम पॉइंट: इनहेरिटेंस की प्रिसाइज डेफिनेशन लिखना। इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी तक पास होते हैं। यही हेरेडिटी का बेसिस है। दूसरी तरफ वेरिएशन का अर्थ है प्रोजेनी का अपने पेरेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करना। इन दोनों टर्म्स को एक ही समझ लेना कॉमन मिस्टेक है। तो अगर मैंगो सीड से मैंगो प्लांट बनता है, यह इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन उसी स्पीशीज के प्लांट्स में हाइट या कुछ ट्रेट्स अलग दिखें तो वह वेरिएशन है। सिबलिंग्स के बीच सिमिलरिटी इनहेरिटेंस से आती है और डिफरेंसेस वेरिएशन से। एक सेकंड रुककर सोचो, क्या ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं। ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं, पर वेरिएशन के कारण कुछ डिफरेंसेस भी दिखाते हैं। सोर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेरिएशन के कॉज से जोड़ा गया है। पुराने समय से ह्यूमंस इन वेरिएशंस को ऑब्जर्व करके डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते आए हैं। इसका एक सोर्स बेस्ड एग्जाम्पल है सहीवाल काउज इन पंजाब। वाइल्ड एंसेस्टर्स से आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाली ब्रीड्स विकसित की गईं। लेकिन यहाँ डिस्टिंक्शन याद रखो, एंसेस्टर्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जानते थे पर इनके साइंटिफिक बेसिस को नहीं समझते थे। अब आते हैं ग्रेगर मेंडल पर, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में सोर्स ग्राउंडेड वर्डिंग रखना बेहतर है। उन्होंने गार्डन पी पर सिस्टेमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। उन्होंने 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल की मेथड इतनी यूजफुल क्यों थी? उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चुने, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स या येलो और ग्रीन सीड्स। लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया, सक्सेसिव जनरेशंस को ऑब्जर्व किया और बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तथा मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई किया। इसलिए उनके कंक्लूजन सिर्फ गेसेस नहीं, जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस की तरह क्रेडिबल बने। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज सेलेक्ट की। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का अर्थ है ऐसी लाइन जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कई जनरेशन्स तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन दिखाए। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेबल पेरेंटल टाइप्स के बिना क्रॉस के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता। मेंडल ने किन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को देखा? स्टेम हाइट में टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, पॉट शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर में ग्रीन और येलो, सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड तथा सीड कलर में येलो और ग्रीन। लिस्ट को समझो, ब्लाइंडली याद मत करो। एक लाइकली एग्जाम क्वेश्चन है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना? सोर्स से सपोर्टेड पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का क्लियर एक्सप्रेशन, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस की अवेलेबिलिटी, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की सुविधा, सक्सेसिव जनरेशंस का ऑब्जर्वेशन और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। आंसर में
इन पॉइंट्स को कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन की तरह लिखना। मैं तुम्हें चेक देती हूँ। अगर कोई प्लांट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जनरेशंस तक वही ट्रेट स्टेबल रखता है, उसे क्या कहेंगे? तुम्हारा आंसर बोलकर दो। हाँ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। यह टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझने की फाउंडेशन है। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन लेते हैं। मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को क्रॉस किया। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को फिलियल वन यानी F1 कहा गया। ऑब्जर्वेशन था कि सभी F1 प्लांट्स टॉल थे और कोई ड्वार्फ नहीं था। इसी ऑब्जर्वेशन से डोमिनेंस का आइडिया इमर्ज होता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। टॉल F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करने पर F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स फिर दिखाई दिए। ड्वार्फ कैरेक्टर F1 में विजिबल नहीं था, फिर भी डिसअपियर नहीं हुआ था। F2 में 3/4 प्लांट्स टॉल और 1/4 ड्वार्फ थे, इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिला। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। टॉल और ड्वार्फ ट्रेड्स ब्लेंड नहीं हुए। कोई इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट नहीं मिला। F1 में एक पेरेंटल ट्रेड एक्सप्रेस हुआ और F2 में दोनों ट्रेड्स अपने पेरेंटल फॉर्म्स में वापस आए। इससे मेंडल ने कंक्लूड किया कि कुछ स्टेबल यूनिट्स गैमीट्स के थ्रू जनरेशंस में पास हो रहे हैं। मेंडल ने इन स्टेबल यूनिट्स को फैक्टर्स कहा। आज हम इन्हें जीन्स कहते हैं। जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है और इसमें पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस करने की इंफॉर्मेशन होती है। एक ही जीन के कंट्रास्टिंग फॉर्म्स को अलील्स कहते हैं। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी नोटेशन यूज की जाती है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग करो। टीटी या टीटी प्लांट का जीनोटाइप है, यानी एलीलिक कॉम्पोजिशन। टॉल या ड्वार्फ उसका फिनोटाइप है, यानी ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन। टीटी और टी होमोजाइगस हैं क्योंकि एलील्स सेम है। टीटी हेट्रोजाइगस है क्योंकि एलील्स डिफरेंट हैं। यह डिस्टिंक्शन आंसर राइटिंग में बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन, टी प्लांट टॉल क्यों दिखता है? क्योंकि टी अलील डोमिनेंट है और टी अलील रिसेसिव। हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील का ट्रेट एक्सप्रेस होता है, लेकिन टी अलील मौजूद रहता है और नेक्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेट कर सकता है। इसलिए रिसेसिव ट्रेट F1 में हिडन था, लॉस्ट नहीं। एग्जाम पॉइंट, कैपिटल और स्मॉल लेटर को कैजुअली मिक्स मत करना। टी और टी सेम जीन के एलील्स हैं। टॉल के लिए टी और ड्वार्फ के लिए डी लिखना कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि इससे यह क्लियर नहीं रहेगा कि दोनों सेम कैरेक्टर के एलील्स हैं। नोटेशन भी बायोलॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। चलो एक्टिव रिकॉल। अगर जीनोटाइप टीटी है तो प्लांट होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस? और अगर जीनोटाइप टीटी है, पहले मन में आंसर दो। टीटी होमोजाइगस है, टीटी हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप दोनों में टॉल हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप सेम नहीं है। अब सेग्रीगेशन के मैकेनिज्म समझते हैं। टी पेरेंट गैमेट फॉर्मेशन के समय टी और टी एलील्स को अलग करता है। हर गैमेट को पेयर में से सिर्फ वन एलील मिलता है। यह रैंडम सेग्रीगेशन है, इसलिए टी और टी वाले गैमेट्स इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं। होमोजाइगस टी पेरेंट केवल टी गैमेट्स बनाएगा और टी केवल टी गैमेट्स। F1 कैसे बनता है? देखो, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पेरेंट का जीनोटाइप टीटी है और ड्वार्फ पेरेंट का टीटी। टॉल पेरेंट के गैमीट्स टी होंगे, ड्वार्फ पेरेंट के गैमीट्स टी। फर्टिलाइजेशन पर टी और टी यूनाइट करके टीटी जाइगोट बनाते हैं। इसलिए F1 जीनोटाइप टीटी और फिनोटाइप टॉल होता है। F1 के टी प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेट हों तो दोनों पेरेंट्स टी और टी गैमेट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी से देते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं टी और टी। इसलिए जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। फिनोटाइपिकली टी और टी दोनों टॉल हैं, जबकि टी ड्वार्फ है। इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। यही स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 3:1 फिनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो नहीं। जीनोटाइप में 1 टीटी, 2 टीटी और 1 टीटी। फिनोटाइप में 3 टॉल, क्योंकि टीटी और टीटी दोनों टॉल दिखते हैं, और एक ड्वार्फ, क्योंकि टीटी में रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होता है। पुनेट स्क्वायर इसी प्रोबेबिलिटी को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है। गैमीट्स को ऊपर और साइड पर लिखते हैं, फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बॉक्सेस में भरते हैं। यह ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स कैलकुलेट करने का सिस्टमैटिक तरीका है। एग्जाम में स्क्वायर साफ बनाओ और फाइनल रेशियो अलग से लिखो। अब टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट फिनोटाइप दिखने वाले प्लांट का जीनोटाइप टीटी भी हो सकता है और टीटी भी। केवल बाहर देखकर डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं।
इसलिए अननोन डोमिनेंट प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट यानी टीटी से क्रॉस करते हैं। यही टेस्ट क्रॉस है। ऑफस्प्रिंग का पैटर्न अननोन जीनोटाइप रिवील कर सकता है। अगर अननोन प्लांट टीटी है और उसे टी से क्रॉस करो तो सभी ऑफस्प्रिंग टीटी और टॉल होंगे। अगर अननोन प्लांट टीटी है तो ऑफस्प्रिंग में टीटी और टी दोनों मिलेंगे, यानी टॉल और ड्वार्फ का 1:1 पैटर्न। इसलिए टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट फिनोटाइप के हिडन जीनोटाइप को डिटरमाइन करने में यूजफुल है। अब दो लॉज को वर्बली अलग करो। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं और डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेंट फैक्टर दूसरे रिसेसिव फैक्टर पर डोमिनेट करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि अलील्स गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं और हर गैमीट को पेयर में से केवल वन अलील मिलता है। एक सर्टल पॉइंट भी याद रखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ट्रांसमिशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। डोमिनेंस के कारण F1 में केवल टॉल दिखता है, सेग्रीगेशन के कारण F2 में रिसेसिव डॉर्फ फिर दिखाई देता है। दोनों लॉज को मिक्स मत करना। अब मेंडेलियन पैटर्न का इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन, हर ट्रेट में कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती। स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर में ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस करने पर F1 पिंक होता है। यह ना रेड जैसा है ना व्हाइट जैसा। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। स्नैपड्रैगन क्रॉस में रेड जीनोटाइप RR और वाइट जीनोटाइप रॉड है। F1 में RR प्लांट्स पिंक होते हैं। F1 सेल्फ पॉलिनेशन के बाद F2 में RR रेड, RR पिंक और RR वाइट मिलते हैं। फेनोटाइपिक रेशियो भी 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट होता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 रहता है। तो कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेन डिफरेंस क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट पेरेंट जैसा दिखता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगोट इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखाता है, लेकिन सेग्रीगेशन और जीनोटाइप फॉर्मेशन का बेसिक पैटर्न 1:2:1 रह सकता है। यही डिस्टिंक्शन एग्जाम में साफ लिखना। को डोमिनेंस में सिचुएशन अलग है। F1 दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स एक्सप्रेस करता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जाम्पल है। जीन आई के 3 अलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल आई। IA और IB साथ हों तो दोनों अपने रिस्पेक्टिव शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड ग्रुप AB दिखाई देता है। एबीओ सिस्टम मल्टीपल अलील्स का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि एक कैरेक्टर को पॉपुलेशन लेवल पर 3 अलील्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिप्लॉयड होने के कारण एक व्यक्ति में इनमें से केवल 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे। आई ए और आई बी स्मॉल आई पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। आई ए और आई बी साथ आए तो को डोमिनेंस होती है। ABO ब्लड ग्रुप्स में पॉसिबल जीनोटाइप्स 6 हैं। IA, IA स्मॉल आई, IB, IB स्मॉल आई, IB और स्मॉल आई। इनके फिनोटाइप्स AB और O होते हैं। एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O हो तो उसका जीनोटाइप स्मॉल आई होना चाहिए। ये रीजनिंग सोर्स एक्सरसाइज में भी आती है। एक जीन मल्टीपल इफेक्ट्स भी दे सकता है, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। फिनाइल केटोन्यूरिया में सिंगल जीन म्यूटेशन एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज से जुड़ी है और इसके फिनोटाइपिक इफेक्ट्स में मेंटल रिटार्डेशन तथा हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में रिडक्शन शामिल है। यानी वन जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स एक नुआंस्ड एग्जांपल है। BB सीड्स में लार्ज स्टार्च ग्रेन्स और राउंड सीड्स, BB में स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स और रिंकल्ड सीड्स मिलते हैं। BB सीड्स एक्सटर्नली राउंड हो सकते हैं, लेकिन स्टार्च ग्रेन्स इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। इसलिए डोमिनेंस किस फिनोटाइप को एग्जामिन कर रहे हो उस पर डिपेंड कर सकती है। ये चैप्टर का पावरफुल लेसन है। डोमिनेंस कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ये जीन प्रोडक्ट और चोजन फिनोटाइप दोनों से जुड़ी है। इसलिए हर हेटेरोजाइगोट को ऑटोमेटिकली सिंपल डोमिनेंट फिनोटाइप मानना गलत है। पहले देखो कि ट्रेट कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस में से किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। इनहेरिटेंस केवल अपीयरेंस की कहानी नहीं,
बल्कि एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप और गैमेट फॉर्मेशन की कनेक्टेड सिस्टम है। अगर यहाँ कोई एग्जैक्ट डाउट हो तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह यूज करके स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछ सकते हो। ये अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके चेक कर सकते हो। अब 1 जीन से 2 जीन्स की तरफ चलते हैं। मेंडल ने येलो राउंड सीड्स वाले प्लांट को ग्रीन रिंकल्ड सीड्स वाले प्लांट से क्रॉस किया। F1 में येलो और राउंड सीड्स आए। इससे येलो ग्रीन पर और राउंड रिंकल्ड पर डोमिनेंट एस्टैब्लिश हुआ। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का स्टार्टिंग पॉइंट है। नोटेशन रखो, येलो के लिए वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंड के लिए आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स का जीनोटाइप आर आर वाई वार और आई लिया जा सकता है। इनके गैमेट्स आर वाई और आई होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद F1 हाइब्रिड आर वाई वाई बनता है। F1 RRY प्लांट से गैमीट्स कितने टाइप्स के बनेंगे? एक सेकंड सोचो। R और R की सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है और Y की सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंट है। इसलिए कॉम्बिनेशंस होंगे RY, री, IR, Y और री। हर टाइप की फ्रीक्वेंसी 25% यानी 1/4 हो सकती है। F1 सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन के बाद F2 में 4 फिनोटाइप्स दिखाई देते हैं। राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। इनका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है। ये रेशियो दो मोनोहाइब्रिड रेशियोज के कॉम्बिनेशन से डिराइव हो सकता है, 3 राउंड टू 1 रिंकल्ड और 3 येलो टू 1 ग्रीन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपने वर्ड्स में बोलो। जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स एक हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं तो एक पेयर के कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नए कॉम्बिनेशंस को पॉसिबल बनाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन समझने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट कॉशन, डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो है। इसे जीनोटिपिक रेशियो मत समझ लेना। पुनेट स्क्वायर में 16 बॉक्सेस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स की संख्या अलग तरीके से काउंट करनी पड़ती है। क्वेश्चन में जो रेशियो पूछा जाए वही रिपोर्ट करो। अब एक प्रेडिक्शन। अगर 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पर बहुत क्लोजली लोकेटेड हों तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सपेक्टेड रेशियो वैसे ही मिलेगा? तुम्हारा आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि लिंकेज के कारण जीन साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी दिखा सकते हैं और रेशियो 9:3:3:1 से डिविएट कर सकता है। अब मेंडल के लॉज को फिजिकल बेसिस मिलता है। मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स कहा था, लेकिन फैक्टर्स की फिजिकल नेचर क्लियर नहीं थी। 1900 में डी व्रीज, कोरेंस और वॉन चरमाक ने मेंडल के रिजल्ट्स इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए। माइक्रोस्कोपी और सेल डिवीजन स्टडीज के साथ क्रोमोसोम्स की बिहेवियर दिखाई देने लगी। वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने नोटिस किया कि क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल है। दोनों पेयर्स में होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट करते हैं और वन पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकता है। इसी सिंथेसिस को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर होमोलॉगस साइट्स पर जीन पेयर के दो अलील्स लोकेटेड होते हैं। मायोसिस में क्रोमोसोम पेयर्स का सेपरेशन अलील्स के सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम आंसर में ये लिंक जरूर लिखना। मेंडल के एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर्स को क्रोमोसोमल बिहेवियर ने साइटोलॉजिकल और फिजिकल बेसिस दिया। थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कॉलीग्स ने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाइज पर वर्क करके क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया। ड्रोसोफिला यूजफुल थी क्योंकि लेबोरेटरी में ग्रो करना आसान था। लाइफ साइकिल लगभग 2 वीक्स का था। मेटिंग से लार्ज प्रोजेनी मिलती थी और मेल तथा फीमेल क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाते थे। मॉर्गन ने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स जैसे क्रॉसेस किए। उन्होंने पाया कि कुछ जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे थे। सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन्स फिजिकल एसोसिएशन के कारण साथ इनहेरिट हो सकते हैं। इस एसोसिएशन को लिंकेज कहा गया और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की जनरेशन को रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज की स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होती। क्लोजली लोकेटेड जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं और रिकॉम्बिनेशन लो होती है। डिस्टेंट जीन्स लूजली लिंक्ड हो सकते हैं और रिकॉम्बिनेशन हायर होती है।
सोर्स में व्हाइट और येलो जीन्स के लिए 1.3% रिकॉम्बिनेशन और व्हाइट तथा मिनिएचर विंग के लिए 37.2% दिया गया है। अल्फ्रेड स्टर्टेवंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को सेम क्रोमोसोम पर जीन पेयर्स के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया और जीन पोजीशंस मैप की। एग्जाम पॉइंट लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्वालिफाई करता है। जीन सेम क्रोमोसोम पर हों तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा हो सकते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनाती है। एक छोटा रिकैप, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अलील्स ऑफ वन पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। लिंकेज में सेम क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स फिजिकली एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए लिंकेज होने पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा और रिकॉम्बिनेंस कम दिखाई दे सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स नहीं, बल्कि कंडीशन डिपेंडेंट पैटर्न्स हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसेक्ट्स में हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा जो 50% स्पर्म में था और 50% में नहीं। उन्होंने इसे एक्स बॉडी कहा। बाद में पता चला कि यह क्रोमोसोम था, जिसे एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। एक्सोटाइप में सभी एक्स एक एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं। कुछ स्पर्म एक्स कैरी करते हैं और कुछ बिना एक्स के होते हैं। एक्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाती है और बिना एक्स वाला स्पर्म मेल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। ग्रासहॉपर एक्सओ मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप होता है। फीमेल के पास एक्स एक्स और मेल के पास एक्स वाई कॉम्पोजिशन होती है। ह्यूमन मेल्स 50% एक्स कैरिंग स्पर्म और 50% वाई कैरिंग स्पर्म बनाते हैं, जबकि फीमेल केवल एक्स कैरिंग ओवा बनाती है। इसलिए स्पर्म का जेनेटिक मेकअप चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन में निर्णायक होता है। यहाँ सोशल मिसकंसेप्शन भी एड्रेस करना जरूरी है। फीमेल चाइल्ड के लिए मदर को ब्लेम करना साइंटिफिकली गलत है। प्रत्येक प्रेगनेंसी में मेल या फीमेल चाइल्ड की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है और एक्स या वाई कैरिंग स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से आउटकम तय होता है। बायोलॉजी को सोशल ब्लेम से नहीं, एविडेंस और जेनेटिक्स से समझना चाहिए। बर्ड्स में पैटर्न उल्टा है। फीमेल ZW और मेल ZZ होते हैं। यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि फीमेल अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है। फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बनता है। अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल ड्रोन बनता है। हनी बी में फीमेल्स डिप्लॉयड यानी 32 क्रोमोसोम्स वाली और मेल्स हैप्लॉइड यानी 16 क्रोमोसोम्स वाले होते हैं। मेल स्पर्म माइटोसिस से बनाता है। इस सिस्टम की अनयूजुअल बात है कि मेल का फादर नहीं होता, इसलिए उसका सॉन भी नहीं होता, लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकते हैं। म्यूटेशन का प्रिसाइज मीनिंग है डीएनए सीक्वेंस में अल्टरेशन, जिससे जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस हो सकते हैं। डीएनए सेगमेंट का लॉस, डिलीशन और गेन, इंसर्शन या डुप्लीकेशन से क्रोमोसोमल अल्टरेशंस हो सकते हैं। सिंगल बेस पेयर चेंज को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। म्यूटेशंस वेरिएशन का सोर्स है और कुछ केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स इन्हें इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स म्यूटाजेंस कहलाते हैं। यूवी रेडिएशन एक एग्जाम्पल है। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों डीएनए वेरिएशन से जुड़े हैं, लेकिन म्यूटेशन को हमेशा बेनिफिशियल या हमेशा हार्मफुल मानना सोर्स से सपोर्टेड कंक्लूजन नहीं है। इसलिए आंसर में न्यूट्रल साइंटिफिक वर्डिंग रखो। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स और पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमंस में कंट्रोल्ड क्रॉसेस पॉसिबल नहीं होते, इसलिए फैमिली हिस्ट्री को कई जनरेशन्स तक स्टडी किया जाता है। किसी ट्रेट, अबनॉर्मेलिटी या डिजीज का फैमिली ट्री में इनहेरिटेंस पैटर्न रिप्रेजेंट करना पेडिग्री एनालिसिस है। इससे ट्रेट डोमिनेंट, रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड है, ये ट्रेस करने में मदद मिलती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेनली सिंगल जीन म्यूटेशन या ऑल्टरेशन से डिटरमाइंड होते हैं। एग्जाम्पल्स है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ये डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं और कुछ सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड भी होते हैं। पेडिग्री एनालिसिस इनके ट्रांसमिशन पैटर्न को समझने में यूजफुल है। सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है।
HBA और HBS अलील्स में होमोजाइगस HBS डिजीज्ड फिनोटाइप दिखाता है। हेटेरोजाइगस HBS इंडिविजुअल अपैरेंटली अनअफेक्टेड कैरियर हो सकता है। डिजीज में बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है और लो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज कर सकता है। थैलेसीमिया से कंपैरिजन भी कॉमनली टेस्टेड है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन्स की सिंथेसिस कम होती है, इसलिए यह क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन प्रोटीन इनकरेक्टली फंक्शनिंग होता है, इसलिए यह क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अलग कैटेगरी है, जैसे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी, टर्नर्स में 1X क्रोमोसोम की कमी और क्लाइनफेल्टर्स में XXY। फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी है। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स से लॉज प्रपोज किए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट फिनोटाइप को डोमिनेंस में दोनों ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से 9:3:3:1 रेशियो मिलता है, जबकि लिंकेज इसे बदल सकता है। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे एक्सप्लेन करो। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में स्पर्म की भूमिका क्या है? पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? और पेडिग्री एनालिसिस कब यूजफुल है? कॉमन मिस्टेक याद रखना, फिनोटाइप देखकर हमेशा जीनोटाइप निश्चित नहीं किया जा सकता। आज ही एक पनेट स्क्वायर और एक डिसऑर्डर कंपैरिजन अपने वर्ड्स में लिखो। एडजी में इसी कॉन्सेप्ट पर एक्टिव रिकॉल चैलेंज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हो।